गुड आफ्टरनून। ट्वेंटी वन टू 25, एनी डाउट? ट्वेंटी वन टू 25, नो। 6 to 22 and 23। 22 तो आसान है यार। नहीं, 22 नहीं बताऊंगा, और बोलो। 24, 23। 23 में बस ओरली बता देता हूँ। x इक्वल टू 3 का इंटरसेक्शन सर्किल पर निकल आएगा 3, उस 2 पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, x इंटू 3 प्लस वाई इंटू समथिंग 81। दोनों टेंजेंट आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो 23 में कोई दम नहीं है। 24 तुमसे फिर हो जाएगा, ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ट्वेंटी वन भी आई थिंक लल्लू क्वेश्चन है। 21, राइट एंगल्ड एट ए बी सी सर्कल विथ सेंटर ए, रेडियस ए बी, कट्स बी सी। cuts BC and AC internally at D at E respectively. BD is 20, DC is 16. Find AC. मेरे ख्याल से AC फाइंड करना है, तो AC ये रेडियस है, तो एक रिलेशन तो आ गया, AC स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज 36 स्क्वायर। एक रिलेशन मन कर रहा होगा कि C का पावर लगाते हैं, CD इंटू सी बी, CD इंटू सी बी विल बी दिस बराबर CE इंटू, कुछ लोग को आज भी पावर लगाना आता होगा। नाउ CE इज व्हाट? CE is AC minus radius, और C into this, इसको मन में F पढ़ लो, CF is AC plus radius, तो AC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बस हो गया, फाइंड AC अप टू 30। 35 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, you should do on your own। 27, 7। right angle triangle, right angled at A, leg AC, leg AC as diameter, leg semicircle is described as diameter, semicircle। कुछ लोगों को मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग पता है कि जैसे ही डायमीटर बोल के मैंने सर्किल बोला, तुरंत लोग बोलेंगे कि सर डायमीटर मेक 90 एट सरकमफेरेंस। तो क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे वो लोग और कहेंगे कि सर यहां पर 90 एंगल दिखा दीजिए, है ना, क्या पता ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ काम आए।
chord joining A with intersection point of intersection D of hypotenuse and semicircle. This is point D. Chord joining A with that मतलब AD. Find AC. अगेन क्वेश्चन AC फाइंड करना है और आंसर जो है वो मैं याद रख लेता हूं कि AC इन टर्म्स ऑफ AB कॉमा AD आंसर लाना है फंक्शन ऑफ दिस। ऑप्शंस पढ़ लो, है ना। हाँ तो लगाओ स्कूल क्लास ज्योमेट्री, तो तुमको फिर से कहोगे तुम मुझसे कि सर पावर जरूर यूज करना, है ना, कि सर एक रिलेशन तो पावर लगा देते हैं, BD BC इज AB स्क्वायर। ठीक, देखेंगे किसी काम आएगा। अब चलो तुमको AC चाहिए ना और AD चाहिए, तो AC और AD तो दो सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं। वैसे तो जिसको सिमिलर ट्रायंगल नहीं आता है वो कह सकता है कि सर मैं तो साइन थीटा कॉस थीटा से करता हूं क्वेश्चंस। ठीक, तो आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल एंड अप्लाइंग सिमिलर। तो आई गेस इफ आई टेक AB, ये कौन से ट्रायंगल को देख रहा हूं मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूं, इस ट्रायंगल को। तो AB का अपोजिट कौन है, 90 एंगल है। तो इस ट्रायंगल में 90 किसका अपोजिट है, BC का। AB अपॉन BC, है ना। फिर मैंने AD को इन्वॉल्व किया, AD, तो AD का अपोजिट है ये एंगल। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है AC का अपोजिट अपॉन AC। सब सिचुएशन कंट्रोल में है, तो तुम समझ गए ना कि सर AC का आंसर, एक बार देख लो मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, है ना। तो AC जो है AD, AC फाइंड करना है ना, AB AD BC। अरे यार मुझे लग रहा है मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, है ना। अगर मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में सिमिलर लगाया होता तो क्या होता कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, तो मुझको BD पाइथागोरस थ्योरम प्लस AB स्क्वायर, तो BC को एलिमिनेट कर दो, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस सिमिलर से तो फायदा नहीं हुआ मुझे, है ना। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी गंदी कैलकुलेशन में चला गया। एक मिनट के लिए जरा सिमिलर ट्रायंगल चेंज करके देखते हैं। इसको मत हटाओ यार, इसको तो पढ़े रहने दो। एक मिनट सोचने दो मुझे। BC BD, मुझको BD चाहिए ना। चलो ये दो ट्रायंगल लेते हैं, एक बार देखते हैं इस पर सिमिलर लगा के। AD फ्रॉम हियर, AD इस एंगल का अपोजिट, तो फ्रॉम हियर इस एंगल का अपोजिट CD, AD अपॉन CD। मैं कैलकुलेशन में उलझ तो नहीं रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं फिर उलझ रहा हूं। और अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया जाए तो क्या होगा, AD अपॉन AB और AC BC। ये ठीक है क्या, ये ठीक ऑप्शन है ना। तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर, ओके। तो मुझको आंसर AC लाना है ना, फाइंड AC। तो AC स्क्वायर इज BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर।
आंसर एडी में बीसी, बीसी फ्रॉम हियर एसी अपॉन एडी, मुझे लगता है अब आ गया आंसर, इनटू ए बी। छोड़ दूं, अब छोड़ दूं, हो गया हो गया। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो अब मैंने कर दिया। आंसर ये चाहिए था ना, आ गया सर। अब मुझे सिर्फ ए बी और ए डी दिखाई दे रहा है। अब इसको मैनिपुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट कौन सा बोला है, आफ्टर 30, 30। ये सॉल्यूशन अच्छा था ना, है ना। ये अच्छा सॉल्यूशन दिया कि नहीं दिया मैंने, पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी ना मुझे, कि सर आपने पावर ऑफ पॉइंट का यूज ही नहीं किया। मेरे ख्याल से मैंने सही लगाया था ना। ये ट्राइंगल उठाया, इस पर एडी इस एंगल का अपोजिट, और इस ट्राइंगल में ए बी का अपोजिट, तो एडी अपॉन ए बी। फिर एसी, एसी का अपोजिट 90, तो यहां बीसी का अपोजिट। हाँ लगाया तो सही है, ठीक है, ये स्टेप सही है। और फिर इसके बाद मैंने सीधा पाइथागोरस पे गया, तो बस आंसर से बीसी हटाना था, तो बीसी मैंने पुट करवा दिया। हाँ तो ठीक ही किया, सही किया, आ गया होगा आंसर। इससे ना ये सब स्टेप्स बेकार है ना, ये तो यूज ही नहीं आया, कुछ भी यूज नहीं आया। सिर्फ दो बातें यूज आई हैं, 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दैट्स इट, एंड वी गेट द आंसर। ठीक, ओके। नेक्स्ट कौन सा बोला हुआ है, 30। सी इज द बी द सर्कल, रेडियस यूनिटी, सेंटर्ड ओरिजिन, 2 पॉजिटिव नंबर्स x1 x2, लाइन थ्रू देम इज टेंजेंट। अरे यार ये तो लाइन की इक्वेशन लिखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, रेडियस करो, ये तो वही क्वेश्चन है। तो लाइन की इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी यार। ओफो, ये तो हो जाता है ना क्वेश्चन, इसमें कोई दम वाली बात थी नहीं। आई थिंक मैंने इक्वेशन शायद सही लिख दी ना। x2 माइनस x1, कैलकुलेशन तो खैर मैं गलत करता हूं, माइनस x2 माइनस x1, तो प्लस x2 माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस x2 माइनस x1, ठीक है। एक बार देख लो, मैंने अगर गलत किया हो तो बता देना कि सर आपकी इक्वेशन गलत आई है, ठीक। ये आई, बस अब कुछ खास थोड़ी करूंगा मैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर, सेंटर्ड ओरिजिन था ना, और रेडियस 1, लाइन टेंजेंट है, x1 प्लस x2 मॉड अपॉन अंडर रूट 4 प्लस, ये तो बच्चों टाइप क्वेश्चन था, इज 1, है ना। ये छोटे भाई से करवा सकते थे तुम लोग, इसके लिए मेरी हेल्प की जरूरत नहीं थी। 4x1 x2 is 4, x1 x2 is 1, 33 35 37 33, लोकस ऑफ सेंटर विच कट ऑर्थोगोनली। अरे ये टफ क्वेश्चन है। 33 इज, अच्छा ये 32 था, सॉरी गलत पढ़ लिया, 33, हाँ। सर्किल विथ सेंटर O, O, PA PB chords,
मतलब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, पी ए पी बी। PC is chord that bisect APB। अरे यार तो लैंग्वेज। PC is chord, ठीक है, that bisect APB, एंगल बाइसेक्टर है ना, ट्राई एंगल का। अभी इस O को हटाओ, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। PC सेंटर कहीं भी दिखा दो यार। ओ टेंजेंट टू सर्किल एट C is drawn meeting PAPB extended। टेंजेंट टू सर्किल एट C पर टेंजेंट बनाना है ना। मीट extended PA and PB at where? At Q at R, Q at R, ठीक है। QC3 QC, this is 3। पावर पॉइंट तो मन में विचार आ गया होगा। 3 QA is 2। तो मैं फट से तुमको PQ बता दूं, 3 स्क्वायर बराबर 2 इंटू, तो मेरे ख्याल से ये 9 है ना, तो 9/2, ये लेंथ 9/2 आ गई। कुछ लोग समझ गए। नाउ RC इज 4, RC 4, ठीक है। तुमको RB निकालना है, RB। तुमको लगता नहीं कि RB, राइट? कुछ लोग इतना फील कर गए ना कि सर ये जो ट्रायंगल है PQR ट्रायंगल, ये उसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर के बारे में तुमने कहीं सुना होगा कि PQ अपॉन PR इज QC अपॉन CR, ऐसा तुमने सुना होगा, सही है ना। तो आई थिंक 9/2 अपॉन PR, तो PR की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं। 9/2 अपॉन PR इज 3/4। तो आई गेस PR ऑब्टेन हो गया, कितना आ गया? 6। PR 6 आ गया, तो PR इज 6। मानते हो सब लोग बुद्धू बन गए कि सर ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन निकला। अब आप RB निकालने के लिए पावर लगा दोगे, तो 16 RC स्क्वायर इज RB, था ना लल्लू क्वेश्चन, इंटू RP। डन। एक्सट्रीमली इजी है ना। 35 मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं एज्यूम करता हूं कि तुम लोग क्लास में रहते हो, है ना। तो सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए जो मेरा पढ़ाया हुआ वाकई में पढ़ते हैं, ठीक। तो 35 आई शुड नॉट टेल, 37 अगेन आई शुड नॉट टेल, है ना। शीट का सवाल तुम नहीं कर पाओ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है ना, कि सर एक तो क्वेश्चन आपने बुक में अपनी ही शीट का बना के डाल दिया, सिंगल चॉइस। 38 लास्ट प्रॉब्लम। Eight. P is a point in first quadrant. Two circles through P touch both coordinate axes at right angles. Cuts at right angles. Cuts. तो ये दो सर्किल है जो कि बोथ एक्सिस को टच कर रहा है। तो तुम समझ गए कि सर R1 R, R
कुछ R1 मान लो, ऐसा ही एक सर्किल और है और ये दोनों ए बी पॉइंट से पासिंग है। तो वन इज R1 एंड वन इज R2। अब इसमें कोई एक कॉमन पॉइंट बता दो कि सर ये ए बी है। ठीक है, अच्छा ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल भी हैं, इसका मतलब तुम जानते ही ऑर्थोगोनल का, है ना। डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं ज्योमेट्री से, वैसे मैं तुमको फॉर्मूले से बताना चाह रहा था, लेकिन एक बार मुझे ज्योमेट्री से डायरेक्ट करने दो। है ना, तो आई थिंक R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, R1 माइनस ए R1 माइनस बी, प्लस कुछ लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में आया मैंने क्या कर दिया, सही है ना। तो आई थिंक R1 स्क्वायर 2 टाइम्स, वहां भी 2 टाइम्स R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर 2 टाइम्स, वहां भी 2 R2 स्क्वायर, माइनस 2 R1 R2 इज इक्वल्स टू माइनस 2A प्लस B R1 एंड सेम R2 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पता नहीं मैंने कैलकुलेशन सही कर दी या नहीं कर दी, है ना। वैसे मैंने एक छोटी सी गलती की, पता, मुझको ये वैल्यू इतना भारी फॉर्मूला लिखना ही नहीं चाहिए था, मुझको ये डायरेक्टली रेडियस लिखना चाहिए था, है ना। कि सर अननेसेसरी आपने ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो सिर्फ R1 है, ये R1 है ना, सही कह रहा हूं ना मैं। दिस डिस्टेंस R1 R2, तो तुमको करना क्या था क्वेश्चन में, तुमको फाइंड क्या करना है, तो एक्चुअली ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन की बात हो रही है ना, कि सर एक रिलेशन ये आ गया और एक और रिलेशन, ये वैसे मैंने फालतू काम कर दिया, रुक जाओ यार, हटाओ इसे, पूरा हटाओ, है ना। वैसे जो बात मैं तुमको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं कि दिस स्क्वायर, इसको लोग कहते हैं कि सर वो 2G1 G2 2F1 F2 फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है उस सिचुएशन के लिए, 2 टाइम्स। तो यार थोड़ा सा फॉर्मूले से करना शुरू करें, क्योंकि मुझे लग रहा है फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं ज्योमेट्री से करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सॉल्यूशन गंदा है कंपेयर टू फॉर्मूला। तो जो लोग फॉर्मूले से करेंगे दे विल से कि अननेसेसरी, सर एक जनरल R, लीजिए और दोनों सर्किल की इक्वेशन लिख दीजिए, ये लीजिए, इज R स्क्वायर, so this is the circle प्लस R स्क्वायर, और फिर बोथ सर्किल पास थ्रू A कॉमा B, है ना। तो मेरे ख्याल से A कॉमा B पुट कर दो, ठीक, A कॉमा B भाई, अदरवाइज तुम समझ रहे हो ना कि सर फॉर्मूले पढ़ने का क्या कोई यूज ही नहीं है क्या, है। तो फॉर्मूला अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है, ये आया, ठीक। मानते हो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन
तुमको फील हो रहा है कि सर ये रिलेशन R1 R2 दोनों सेटिस्फाई करेगा? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, मैंने क्या किया, ये दोनों सर्किल की इक्वेशन है, R1 की और R2 की, और AB जो है दोनों पर लाई कर रहा है, ठीक। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर R1 R2। अब एक काम करो, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाओ। तो यहां पर वन सर्किल R1 मानो, एक R2 मानो, तो G1 G2 पहचान लो भाई। तो मेरे ख्याल से G1 जो है वो -R1 है, तो 2 G1 G2 -R1 -R2, और अगला भी F1 F2 वो भी सेम है, बराबर C1 + C2। तो एक्चुअली जो मैंने इक्वेशंस पहले लिखी थी वो मेहनत करने के बाद तुमको इस तरह के रिजल्ट्स ला रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा यार ये तो हम फॉर्मूले से कहीं एफिशिएंट सॉल्यूशन दे देंगे। तो अब तुम समझ गए ना कि सर अब तो ये मेरा एक्सपर्टाइज एरिया है कि क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पुट करके खत्म करूंगा मैं। मुझे लगता है अब तुम कर सकते हो। 2R1 R2 मैंने ऐड किया ना, तो हियर इज 6R1 R2, सही। एंड रही बात सम प्रोडक्ट, क्या ना यहां से पुट कर लीजिए, A + B is R1 + R2 2 times and A² + B² is R1 R2, डन। तो ये अच्छा सॉल्यूशन है ना। नेक्स्ट कौन सा बोला है? अब 240, जल्दी खत्म करो। हो गए 38 तक तो पूछ ही लिया, हाँ डन, ओवर, क्विकली। डन। 39 तो यार ये तो बच्चों टाइप क्वेश्चन है, एक 3/4 सर्कल चलेगा और एक 1/4 चलेगा, है ना। ये तो किसी छोटे बच्चे से पूछना है, वो बताएगा। ठीक था क्वेश्चन। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ विच द बिगेस्ट इज, ये 3 सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, हैविंग सेंटर ओरिजिन, जिसमें सबसे बड़ा सर्कल 1 रेडियस है, हैव रेडियाई इन एपी, तो इसका रेडियस 1 है। तो तुम एपी का यूज करो ना कि सर इसका रेडियस 1 - d है और इसका रेडियस 1 - 2d है, ठीक। तो लाइन कट्स ऑल सर्कल्स, तो तुमको लगता नहीं कि अगर मैं लाइन को इनर मोस्ट को कट करा दूं, अगर मैं इसे कट करा दूं, तो ऑटोमेटिकली बाहर के दोनों सर्कल को वो कट करेगा ही करेगा। तो आई एम ओनली मेकिंग लाइन इंटरसेक्ट द इनर मोस्ट सर्कल। और अब तो तुम जानते हो कि कॉर्ड के लिए क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर लेस देन रेडियस, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ओवर लाइन y = x + 1, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर 1/√2, सही लिखा मैंने, शुड बी लेस देन रेडियस एंड रेडियस इज 1 - 2d। खत्म हो गया सवाल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी लेस देन रेडियस, ठीक है ना। तो इससे समथिंग आ गया d लेस देन, और d पॉजिटिव तो अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। लेट्स सी, फाइंड नंबर ऑफ वेज to divide m + n where m is not
equal to n distinct objects into two groups containing m comma n objects. This is my problem. ठीक है, क्विकली एक बार समझ लो कि मैं क्या करना चाहता हूं. तो मेरे पास टोटल m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और मैं चाहता हूं टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, वन कंटेनिंग m ऑब्जेक्ट एंड अदर कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट. ये मेरा पर्पस है. ठीक है, मैं m प्लस n ऑब्जेक्ट से दो पैकेट्स बनाना चाहता हूं. एक पैकेट में m ऑब्जेक्ट होंगे और दूसरे पैकेट में n ऑब्जेक्ट होंगे. ठीक, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं. आप क्या करो, यू ओनली सेलेक्ट m ऑब्जेक्ट. तो एज सुन एज आई सेलेक्टेड m ऑब्जेक्ट, तो मानते हो एक ग्रुप तो m ऑब्जेक्ट का बन गया, और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, रिमेनिंग, तुमको लगता नहीं सर वो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली n होंगे. तो इफ यू सेलेक्ट m ऑब्जेक्ट तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, बन गए, दो ग्रुप बन गए, है ना भाई. जब तुमसे क्लास में कहा गया कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 10 को सेलेक्ट करो, तो तुमने जब 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिए तो तुमको लगता नहीं तुम्हारी क्लास दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई. एक कैटेगरी 10 स्टूडेंट की और एक कैटेगरी 20 स्टूडेंट की. सोचो, एक वो जो सेलेक्ट हुए और एक वो जो सेलेक्ट नहीं हुए. तो क्या तुम्हारा पर्पस सॉल्व हुआ कि सर मैंने क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, वन ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ 20 स्टूडेंट्स, है ना. तो आई थिंक दिस शुड बी द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स. बन गए दो ग्रुप, एक m का और एक n का. तो दिस इज माई नंबर ऑफ वेज. तो आई थिंक फॉर्मूले की मदद से, अब तो तुम एनसीआर का फॉर्मूला जानते हो ना. तो योर आंसर इज दिस. ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन कंटेनिंग m एंड वन कंटेनिंग n. फाइन. बस ध्यान रखना, अभी हम लोग सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना. 5 सेकेंड्स क्विकली. तो आगे मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा. चलो इसी बात को लेकर तुमसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं. ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज. देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं. टू डिस्ट्रीब्यूट एट डिफरेंट ब्रांड चॉकलेट्स among two boys so that the younger boy get 5 and the other get 3.
बताओ इसका आंसर बताओ। 8 डिफरेंट कंपनी के चॉकलेट्स हैं, तुमको 2 बॉयज पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो छोटा बच्चा है उसको 5 चॉकलेट मिलेगी और अगले को 3 मिलेगी। मानते हो आंसर इज 8C3? बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। 8C3 8C5 कुछ भी कह लो, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर ग्रुप ही तो बनाने हैं। आप 8 डिफरेंट चॉकलेट्स के पहले 2 ग्रुप बनाओ, क्योंकि ये क्लियर है कि एक लड़के को 5 मिलेगी और एक को 3 मिलेगी, है ना। तो यू डिवाइडेड फर्स्ट 8 चॉकलेट्स, मैं वो ग्रुप का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना। 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, है ना, आफ्टर कैलकुलेशन। अब तुमको लगता नहीं कि जो 5 का ग्रुप है वो पर्टिकुलर चाइल्ड को जाएगा, है ना, दैट विल बी गिवन टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड। अच्छा 56 आंसर है, ओके ठीक। 876 अपॉन 6, 8 इंटू 7, 56 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने समझ लिया ना कि आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 56। अब जरा सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना, सो दैट यहीं पर चेंज कर दूं, सो दैट one boy get 5 and other get 3। अब क्या आंसर होगा? दिस इज पार्ट 2। परफेक्ट प्रखर। प्रिंस, प्रगति, नीलेश, देवजीत, आर्यन, शिव, रुद्र, है। अरे नाम मिस हो गया, अरे धीरे लिखो ना यार, पढ़ नहीं पा रहा हूं। नक्षत्र, हाँ, और भी एक ए से नाम अभी गया ऊपर, चलो कोई नहीं, अब जिसके नाम नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं। तुमको लगता नहीं कि सर अब ये तो पता है कि 1 बॉय विल गेट 5 एंड 1 बॉय विल गेट 3, लेकिन ये बात नहीं पता कि किसको 5 मिला किसको 3 मिला, ये बात नहीं पता। तो तुमको लगता नहीं कि मैंने 2 पैकेट्स बना दिए, दैट इज वेरी गुड, ठीक है कि सर पैकेट्स तो बना ही लीजिए, ठीक। लेकिन अब एक पैकेट 5 का है और एक 3 का है, 2 पैकेट बन गए। अब तुमको लगता नहीं कि ये 2 पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर 2 बॉयज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल वेज या 2 वेज, जस्ट बोल दो। अरे हो सकता है कि बॉय 1 B1 एंड बॉय 2 B2, इसे 5 चॉकलेट मिली और इसे 3 मिली, या हो सकता है इसे 3 मिली इसे 5 मिली। बुद्धि लगाओ। तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल, ठीक है रूपम एंड निशांत, ठीक है कि सर C1 से C5 6 से लेकर 8 चॉकलेट्स, है ना, या फिर दिस बॉय गेट 6 7 8 एंड दिस बॉय गेट C1 C2 3 4 5। तो देखो ग्रुप्स तो सेम है, फील कर पा रहे हो ना वंश एंड रक्षित एंड मनन कि सर ग्रुप्स तो सेम है, लेकिन सेम एग्जाम्पल ग्रुप का कि देखो 2 ग्रुप बने थे, एक C1 से C5 चॉकलेट और 6 to 8 चॉकलेट, लेकिन सेम एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप विल गिव यू 2 आंसर्स। क्योंकि एक बार मैं कहूंगा कि वो जो 2 ग्रुप बना है सेम चॉकलेट्स का, वो A और B इंटरचेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ आई। तो आंसर टू डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज इंटू 2, योर आंसर इज 112।
तो देख रहे हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अभी पिछला क्वेश्चन तुमने नोटिस किया, अभी अगला क्वेश्चन तुमने नोटिस किया, यार कितना फर्क पड़ गया है ना। पिछले क्वेश्चन में आपने स्पेसिफाई किया था कि जो स्मॉलर चाइल्ड है ही विल गेट मोर, ही विल गेट 5, ठीक। जबकि यहां पर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया, किसी को भी 5 मिल सकता है, किसी को भी 3 मिल सकता है। तो फील आ रही है ना, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट I want to form groups, divide. Now find number of ways to divide 2m distinct object equally into 2 groups. ठीक है, अब मेरा प्रॉब्लम समझ लो क्या है। डिवाइड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। प्रॉब्लम समझ गए सब लोग? 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, फाइन। नाउ माय क्वेश्चन इज टू डिवाइड 2m distinct objects equally in 2 groups. Answer: how many number of ways? तुमको ग्रुप बनाने भाई, ग्रुप। आई थिंक कार्तिकेय इज करेक्ट। अब देख लेते हैं तुमने क्या किया। तुमने कहा सर 2m cm बेस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, क्या ये आंसर होगा, है ना। और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मान लो तुमने जो 2 इक्वल ग्रुप बनाए, तुम क्या कर रहे हो, यू आर ओनली सेलेक्टिंग m ऑब्जेक्ट, सही है, यही कर रहे हो ना। तो मान लो कि m ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड आर दिस, ये है वो m ऑब्जेक्ट। तो तुम जानते हो कि सर वो अगला ग्रुप कौन होगा, दैट इज ऑटोमेटिकली डिसाइडेड। अगर आपने m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो अगला जो ग्रुप है वो मुझे पता पड़ गया कि दैट ग्रुप इज सही। लेकिन अब अगर मान लो कि यू आर सेलेक्टिंग m ऑब्जेक्ट, मान लो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी दिस, मान लो। अब मुझको ये समझाओ कि जो तुम आंसर 2m cm कर रहे हो, क्या ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट काउंट किया है तुमने या एक बार काउंट किया है? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव काउंटेड दिस आंसर? ये दोनों आंसर को तुमने कितने बार काउंट किया है इन योर आंसर? 2 टाइम्स या ओनली वंस? तुमको लगता नहीं कि सर तुम्हारे आंसर में ये एक दोनों डिफरेंट हैं? तुमसे जब कहा जाता है कि m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो अगर उस m के सिलेक्शन में कोई एक भी चेंज हो जाता है तो हम उसको डिफरेंट काउंटिंग कहते हैं कि सर ये दोनों तो एकदम डिफरेंट आंसर है।
देखिए आपका जो एम ऑब्जेक्ट है और आपका जो एम ऑब्जेक्ट है वो तो डिफरेंट है, तो हम इतने बुद्धू थोड़ी है कि 2m cm आंसर में इसको सेम आंसर कहेंगे, ये तो डिफरेंट आंसर है, ठीक। लेकिन तुमको लगता नहीं एज टू ग्रुप्स, दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज वन ग्रुप, और वहीं दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप, तो क्या तुमको फील नहीं हुआ कि सर ये तो दोनों सेम ग्रुप्स हैं? यहां भी जो आपने ग्रुप बनाया था इन दिस एग्जाम्पल, है ना, वो और यहां जो आपने ग्रुप बनाया, ये दोनों तो एक ही आंसर कहलाएंगे। अगर मुझसे कहा गया है कि डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों आंसर सेम है, बुद्धि लगाओ। जबकि अकॉर्डिंग टू यू इन योर काउंटिंग, तुम्हारी काउंटिंग में ये दोनों डिफरेंट काउंट हुए हैं, ठीक है भाई। एनसीआर तुमने पढ़ा है ना, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट। तो यहां जब तुमसे कहा गया है 2m cm, तो क्या ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन डिफरेंट नहीं है? अभी तो तुमने कहा था 1 से m सेलेक्ट हुआ है, अभी तुम कह रहे हो m+1 से 2m सेलेक्ट हुआ है, तो ये दोनों तो तुम्हारी नजर में डिफरेंट सिलेक्शन है। जबकि एज टू ग्रुप्स, कि सर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों आंसर सेम आंसर कहलाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब तुम समझ गए कि सर दिस वे आई कैन शो यू एवरी आंसर विल बी काउंटेड 2 टाइम्स। आप कोई सा भी एग्जांपल शो कर सकता हूं मैं, तुम कुछ भी कहोगे कि सर ये वाला m का ग्रुप, मैं तुमको फिर दिखा दूंगा कि यार तुम्हारे आंसर में इन दिस आंसर यू हैव काउंटेड इट 2 टाइम्स। तो अगर हर आंसर को 2 बार गिनोगे तो क्या ये करेक्ट आंसर का 2 टाइम्स आंसर नहीं होगा? तो व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज द राइट आंसर, ठीक। अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर ये आप 2 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हो? आप इसको 2 भी तो लिख सकते हो। नोइंगली लिख रहा हूं, अभी तुमको समझ में आएगा कि 2 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा हूं, ठीक। तो तुम्हारा आंसर क्या बन गया? नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 2m distinct object into 2 equal groups. Your answer is, मैं फैक्टोरियल में आंसर याद कर रहा हूं, 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो अगर लॉजिकली सोचोगे तो तुम बस इतना कहोगे कि सर सेम कंटेंट आपस में इंटरचेंज हो गया, है ना, वो इस आंसर में चला गया, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। आपस का इंटरचेंज मीनिंगलेस है, तो आपको इंटरचेंज को रोकना है। कीपिंग सेम कंटेंट दे इंटरचेंज, है ना। पॉइंट क्लियर? 5 seconds क्विकली। सिचुएशन हम लोग करते जा रहे हैं, ऑलरेडी करते जा रहे हैं, है ना। पॉइंट क्लियर? अब कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नाउ माय प्रॉब्लम इज टू डिवाइड m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, to be divided into 3 groups, one containing m, one containing n, one containing p, where m and p are all distinct. ये सब अनइक्वल है, ठीक है ना। m n p आर ऑल अनइक्वल,
ठीक है, तो टू डिवाइड these many objects into 3 groups, one containing M, one containing N, one containing P. प्रॉब्लम क्लियर? ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने कहा सर आप एक काम करो, आप M ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, M ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एज सुन एज यू सेलेक्टेड M ऑब्जेक्ट, तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है, कितना है, N प्लस पी। दीज आर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हाउ मैनी वेज आई कैन डू दिस, इस सिचुएशन के कितने वेज होंगे, दीज मैनी वेज। अरे मेरा क्वेश्चन को समझो, अभी मैंने सिर्फ क्या कहा है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, एक ग्रुप M का और एक ग्रुप N प्लस P का, तो नंबर ऑफ वेज विल बी दिस। ठीक, यहां तक बात क्लियर? अब कोई एग्जाम्पल पे चले जाओ, किसी भी एग्जाम्पल पे, कि सर मान लीजिए एग्जाम्पल है T1 T2 Tn प्लस पी, ये आपका N प्लस पी का ग्रुप बना और ये बना आपका ग्रुप M का। ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग दिखा दी मैंने, तो मैं किसी एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि दिस इज 1 एग्जाम्पल। अब तुम इस 1 एग्जाम्पल में क्या कहोगे कि सर मुझको तो 3 ग्रुप बनाने थे, आपने तो सिर्फ एक ग्रुप बनाया, तो है ना, 2 ग्रुप बनाए, एक N प्लस पी का और एक M का। अब तुमको लगता नहीं कि इस ग्रुप को फर्दर 2 ग्रुप में तोड़ो, कि सर इसे आपको फिर स्प्लिट करना है इंटू N ऑब्जेक्ट इंटू P ऑब्जेक्ट। एग्री करते हो? तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस, ये कितने तरीकों से मैं कर सकता हूं? सिंपल, कि सर N प्लस पी सी N, इन दीज मैनी वेज यू कैन डू दिस। अब मानते हो ये तो एक एग्जाम्पल था ना, कि किसी एक एग्जाम्पल को इसका, है ना, तुमने M और N प्लस पी में डिवाइड किया, किसी एक केस को मैंने शो किया कि N प्लस पी स्प्लिट हो सकता है इन दीज मैनी वेज। ठीक, तो मानते हो हाउ मैनी केसेस यू हैव, तो इफ 1 केस कैन स्प्लिट इन दीज मैनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कि सर ये है नंबर ऑफ केसेस जिसमें से किसी एक का आपने आंसर दिखाया कि P और N में स्प्लिट होने के इतने तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ? ये आंसर हो गया। तो आंसर टू डिवाइड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स, अब तुम इसको सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो। ठीक है ना, कुछ लोग मेरी बात को समझे कि सर पहले M और N प्लस पी में तोड़ा, अब उसमें से आपके जितने नंबर ऑफ वेज थे उसमें से किसी एक वे को आपने दिखाया कि वो जो N प्लस पी है वो N और P में इतने वेज में ब्रेक होगा, और ऐसे आपके पास M एंड N प्लस पी के इतने वेज थे, तो हर एक वे आपको इतने वेज में N एंड P में स्प्लिट होगा। ठीक, तो योर आंसर, अब इसको कैलकुलेशन करके देखो, तो फाइनल आंसर आई गेट दिस इज द आंसर। ये सब फॉर्मूले बन रहे हैं, अभी इसी बात को थोड़ा सा फंसाते हैं, है ना, कॉपी कर लो।
हाँ हाँ, एन प्लस पी सी पी लिख दो यार, एन प्लस पी सी पी और एन प्लस पी सी एन एक ही होता है बाय मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना दीर्षा? विजिबल, राइट? ओके, अब यहां पर हो सकता है कुछ लोग तुमको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों ऐसा केस नहीं हो सकता कि m प्लस एन प्लस पी, एज यू सेड कि m में डिवाइड किया और n प्लस p में डिवाइड किया, है ना? हो सकता है कोई तुमको डिफिकल्टी में डाल दे कि मे बी योर m इज इक्वल टू n प्लस पी। बताओ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि यार जो प्रॉब्लम मेरा था उस प्रॉब्लम में m और n प्लस पी बराबर थे, है ना? तो वो तुमको क्या कहेगा कि यार इसके जो तुमने नंबर ऑफ वे लिखे वो तो तुमने मुझे गलत बता दिए। तुमने m प्लस एन प्लस पी, पिछले पेज में जाके देखो, तुमने m प्लस एन प्लस पी सी एम आंसर बोला है, जो कि इसके बराबर होता है m फैक्टोरियल n प्लस पी फैक्टोरियल, है ना? लेकिन वो तुमको तुम्हारी बात में फंसाएगा, कहेगा अभी अभी तुमने मुझे बताया था कि जब दो इक्वल ग्रुप बनते हैं, दो इक्वल ग्रुप, तो आंसर ये थोड़ी आता है फाइंड नंबर ऑफ वेज डिवाइड इनटू दिस एंड दिस वेयर दिस कंडीशन इज ट्रू। तो आंसर ये थोड़ी होता है, तो आंसर क्या होता है? अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, अपॉन 2 होता है। तो उसकी बात पर बिल्कुल हाँ कर दो, कहना हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है? अरे वो वाकई में सही कह रहा है, वो गलत बिल्कुल नहीं कह रहा है, ठीक? अब उसको उसी की कहानी को आगे बढ़ाओ, कहना कि ठीक है अब चलो n और p में तोड़ो, ठीक ठीक? तो नाउ यू स्प्लिट इनटू n एंड p। नाउ जैसे ही वो कहे कि दिस गॉट स्प्लिट इनटू n एंड p, तो कहना कि यार ये भी तो टूट सकता है, तुमने दो ग्रुप बनाए हैं ना, एक m ऑब्जेक्ट का, एक n प्लस पी का, लेकिन ये भी तो n प्लस पी का ही ग्रुप है। तो फॉर वन एग्जाम्पल, तुमने कहा था ना मुझे कि सर मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि आपका यहां पर ग्रुप मुझे पता है T1 से लेकर Tm, और यहां पर मुझे ग्रुप पता है m प्लस 1 से लेकर m प्लस n प्लस p। तो नाउ इफ ही से टू स्प्लिट इनटू n एंड p, तो कहना कि देखो यही एग्जाम्पल तुमको n और p में स्प्लिट होने का आंसर n प्लस पी सी एन नहीं देगा, ये आंसर नहीं देगा। जल्दी बताओ कितना आंसर देगा? कितना आंसर देगा? ये आंसर क्यों नहीं देगा? आई वॉन्ट टू स्प्लिट इंटू n एंड p। तो अरे यार बोलो ना कि सर ये ऑब्जेक्ट भी तो n एंड p में टूट सकते हैं इंटू 2, ठीक है ना? इंटू 2। सर these object split into n and p these many ways, or these object can split into n and p again these ways। तो आंसर इज into 2 ways, ठीक है? तो टोटल आंसर बिकम व्हाट? कहना यार ये तो सेम आंसर आ गया, इंटू 2। तो डोंट वरी, प्रॉब्लम को कैसे भी कर लो, यू विल गेट द राइट आंसर। आंसर वही आएगा जो लिखवाया गया था, ठीक? मैं तो पता है ऐसे केस में क्या कहता हूं, मैं कहता हूं अच्छा ठीक है m और n प्लस पी बराबर है ना, तुम कह रहे हो कि m और n प्लस पी बराबर है, तो मैं कहता हूं ठीक है मत डिवाइड करो m और n प्लस पी में, चलो n और m प्लस पी में डिवाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। सोचो कि ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है?
समझ पा रहे हो ना बात को? हाँ बोल दो। ठीक है ना? अरे सीधी बात है यार, कोई तुमसे कह रहा था 10 को 5 3 2 में डिवाइड करो। 10 ऑब्जेक्ट को 5 3 और 2 में डिवाइड करो। तो तुमने कहा कि मैं तो प्रॉब्लम को उलझाऊंगा, मैं तो पहले 10 को 5 5 में करूंगा और फिर कहूंगा कि अब 3 और 2 में करूं। तो ये 5 का ग्रुप भी 3 2 में टूट सकता है और ये भी 3 2 में टूट सकता है। यू विल गेट द राइट आंसर। और कोई स्मार्ट बंदा बोल सकता है कि यार मैंने तो 5 5 में डिवाइड ही नहीं किया, मैंने तो 2 और 8 में डिवाइड किया, और अब 5 और 3 में डिवाइड केवल और केवल ये होगा। ठीक है ना? तो देयर आर many ways to answer same problem, but ultimate answer is going to be the same. ठीक है? अगर हम दोनों मेथड सही तरीके से लगाएंगे तो आंसर मैच करेगा। इजी। तो आई थिंक रट लें फॉर्मूला कि सर 3 अनइक्वल ग्रुप में डिवाइड का आंसर, वो रटना यार, मैं सीधे पीछे आंसर लिखा हुआ है। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द रिजल्ट डायरेक्टली। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा इसको। ठीक है? तो नाउ आई एम गोइंग टू जनरलाइज दिस फॉर्मूला कि इफ आई हैव m1 m2 m3 mn distinct objects and I am interested to divide them into groups containing m1 m2 m3 mn all unequal, mi all distinct, कोई भी दो इक्वल नहीं है। ठीक है? तो फाइंड नंबर ऑफ वेज डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स कंटेनिंग m1 m2 m3 mn ऑल अनइक्वल। डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला कि आंसर इज गोइंग टू बी रट लो। तो number of ways to divide distinct objects into groups containing m1 m2 up to mn. Answer is this. Ten seconds quickly. Done. अरे जल्दी हाँ बोलो यार। ठीक है? ओके। नाउ अगेन बात को ध्यान से देख सुनना। 3m distinct objects, all different, to be divided equally into 3 groups, m each. Three equal groups. I want number of ways.
फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो जैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान के क्वेश्चन करते थे कि सर ये डिफरेंट 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 है ना, तुमको इसका सोर्स प्रूफ का तो पता ही है कि सर पहले 3m को डिवाइड करते हैं m और 2m में, है ना, फिर 2m को स्प्लिट करते हैं m और m में, ठीक। लेकिन अब तुमको लगता नहीं कि सर इसमें प्रॉब्लम आएगी, कारण इस तरीके से जो तुम आंसर करते हो उस आंसर से तुम फैमिलियर हो ना कि सर आंसर ये आएगा m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, कि पहले 3m cm कर दिया फिर 2m cm कर दिया, ठीक। तो योर आंसर बिकम दिस, फाइन। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुमने क्या किया, 1 से m एक ग्रुप, बचा हुआ 2m ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये 2m ऑब्जेक्ट फर्दर स्प्लिट हुआ, है ना, कि सर ये स्प्लिट हो गया लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक। लेकिन अब तुमको लगता नहीं है कि सर संभव है, फाइन। अब पहली बात तो ये कि सर इसमें इसी एग्जाम्पल में आप इंटरचेंज हो रहा है, मतलब मैं 3 ग्रुप्स को देखूं 1 to m, m+1 से लेकर 2m, तुम इस बात को फील करते हो ना कि सर ये जो आंसर है ये तो ऑल अनइक्वल का आंसर है ना, लेकिन इस आंसर में आपने 2m cm किया, तो तुम लोग 2m cm से जानते हो ना कि सर 2m cm में m का सिलेक्शन विल बी दिस या m का सिलेक्शन विल बी दिस, ये दोनों आंसर डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को मेंटेन करते हुए तुमको बोलूं कि योर फर्स्ट ग्रुप इज दिस एंड नेक्स्ट 2 ग्रुप्स, तो तुमको एग्री करना होगा कि सर ये आंसर आपके आंसर में डिफरेंट काउंट हुआ है, ठीक। अभी तो मैंने फर्स्ट ग्रुप को सेम रख के किया है, अब लोग समझ रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रुप की जगह पर आप m+1 से 2m रखिए, इसके करस्पॉन्डिंग आपको फिर से 2 आंसर दिखेंगे। अभी मैं बात को जनरलाइज कर दूंगा, लेकिन अभी तो जस्ट मैं तुमको काउंटिंग के थ्रू दिखा रहा हूं कि देखो m+1 एट दिस प्लेस, मतलब पहला ग्रुप m ऑब्जेक्ट का जो है वो ये बना था, तो तुम इसके करस्पॉन्डिंग फिर से मुझे 2 आंसर दिखाओगे कि सर वो 2m cm, इन दोनों का आपस का इंटरचेंज को आपने डिफरेंट गिना है ना, मतलब 1 से लेकर m, 3m और फिर m+1 से 2m, और फिर इसी तरह से तुम समझ पा रहे हो कि अब आप फर्स्ट ग्रुप इसे बनाओगे, तो आई थिंक एवरीवन एग्री कि सर ये तीनों आपस में जो इंटरचेंज है ना वो आपके आंसर में जा रहा है, कि कीपिंग कंटेंट सेम। ये एक केस कि सर ये एक अकेला केस, आपके आंसर में ये तीनों आपस में इंटरचेंज अलाउ हो रहे हैं और ये तीनों कीपिंग कंटेंट सेम। तुम जानते हो ना हाउ मेनी वेज दे कैन इंटरचेंज, कि इस लॉट को सेम रखते हैं, इस लॉट को भी सेम रखते हैं, इसको भी सेम रखते हैं, बट ऑल 3 गेट इंटरचेंज्ड, है ना। तो आई थिंक
दैट इंटरचेंज इज 3 फैक्टोरियल। अरे अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे नहीं यहां पर है ना, क्योंकि वो स्पेस खत्म हो गई थी। ऊपर लिख लो अगर तुमको कि m+1 को फर्स्ट ग्रुप बनाया था, अब 2m+1 को फर्स्ट ग्रुप बना लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर तुमको 2 केस मिलेंगे, है ना। कुछ लोग बात समझ पा रहे मेरी? तो पूरी काउंटिंग हो रही है कि इन योर आंसर एक्चुअली एक आंसर जिसको आपको 1 काउंट करना था उसको आपने 3 फैक्टोरियल काउंट किया है, 6 काउंट किया है। तो इस तरीके से ये जो आंसर है ये हर एक तरीके को 3 फैक्टोरियल गिन रहा है। तो अगर हर 1 वे को 6 गिनोगे तो दिस इज 6 टाइम्स द राइट आंसर, है ना, या 3 फैक्टोरियल टाइम्स। तो करेक्ट आंसर इज अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अभी बात को मैं जनरलाइज करूंगा, क्योंकि हम लोग हमेशा काउंटिंग से थोड़ी दिखाते रहेंगे कि सर देखिए ये इंटरचेंज, ऐसा कब तक मैं गिनती करके तुमको दिखाता रहूंगा, है ना। तो कभी तो बात को जनरलाइज करूंगा, अभी करता हूं जनरलाइज। पहले समझ लो बात को कि यार वो 3 इक्वल ग्रुप्स जो हैं, तो वो जो इक्वल ग्रुप हैं वो अपने कंटेंट को मेंटेन करते हुए आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं इन दिस आंसर, ठीक है ना। गॉट इट? 5 seconds क्विकली। तो नाउ एक्चुअली आई वांट टू जनरलाइज द फैक्ट कि मान लो देर आर ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स containing 2 3 3, इतना ही रखते हैं, इतना ही क्वेश्चन। 4 6 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। Question is to divide 10 distinct objects into 4 groups, 2 containing 2 objects and 2 containing 3 objects. How many number of ways? बताओ, find number of ways to divide 10 distinct objects into 4 groups, 2 containing 2 objects and 2 containing 3 ऑब्जेक्ट। तो चेक करना आंसर कि सर पहले तो इन सबको डिस्टिंक्ट मान लीजिए, m1 m2 m3 m4, बगैर बुद्धि लगाए। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सर ये तो इक्वल ग्रुप है, ये दोनों इक्वल ग्रुप हैं, इस आंसर में ये दोनों इक्वल ग्रुप का आपस का इंटरचेंज अलाउ हो गया है, तो इन दोनों के आपस के इंटरचेंज को रोको, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से इन दोनों ग्रुप का इक्वल, ये भी इक्वल ग्रुप है, तो सेम कंटेंट रखते हुए ये 2 ग्रुप भी आपस में इंटरचेंज अलाउड है इन योर आंसर, उसे रोको क्योंकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 2 फैक्टोरियल, ग्रुप तो बेचारे 2 ही हैं, 3 थोड़ी हैं, तो डिवाइड बाय 2 ही तो होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई कि सर करना क्या होता है, बहुत इजी है ना, कि पहले तो जैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मान के आंसर निकालते हैं, m1 m2 m3 m4, उसके बाद जो इक्वल ग्रुप हैं उनका आपस का इंटरचेंज को रोका जाता है। तो वो कैसे रोका जाता है? यार ये बेचारे 2 ही तो हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज कितने बेस में होंगे? 2 फैक्टोरियल तो होंगे। इसी तरह से ये भी तो 2 ही हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज कितने बेस में होंगे?
2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इजी। सोचो, है ना, T1 T2 T3 T4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम्पल शो किया, ओनली वन एग्जाम्पल। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर आप जब ये आंसर करते हो ना, जब केवल ये आंसर करते हो, तो उस केस में अगर ये कंटेंट इधर आ जाए और ये कंटेंट इधर आ जाए, ठीक है ना, तो वो इन दिस आंसर डिफरेंट कहलाता है। इफ यू ओनली आंसर दिस, अगर आप सिर्फ इतना आंसर करो ना, तो उस केस में दिस इज हियर एंड दिस इज हियर इज डिफरेंट। इसी तरह से ये दोनों इंटरचेंज इज डिफरेंट। सही है ना, जिस तरीके से हमने डिराइव किया था। जबकि तुम समझ रहे हो कि सर एज ग्रुप्स ये तो सेम आंसर है, तो इन दोनों को कंटेंट सेम रखते हुए आपस में इंटरचेंज होना अलाउड नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई रेस्ट्रिक्टेड इंटरचेंज among these two, I restricted interchange among these two। ठीक, तो सेम कंटेंट रखते हुए इक्वल ग्रुप आपस में इंटरचेंज को स्टॉप करना है। क्योंकि लोग एग्जाम्पल में अगर जाएंगे तो वो लोग एग्जाम्पल में पूरे लिखते चले जाएंगे, क्योंकि 4 दिखाना है भाई। बाकी मैं, तुम तो जानते हो, मैं तो शो कर दूंगा कि सर आप तो शो कर दोगे, देखिए ना आपने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, आप तो अभी 4 वेज शो कर दोगे कि देखो 4 वेज में घूम रहे हैं ये, ठीक है ना, जिस तरीके से भी डिराइव हुआ था। यही रखूंगा ना कि सर पहला ग्रुप यही रखिएगा, दूसरा यही रखिएगा, तीसरा ये, फोर्थ ये, पोजीशन मत चेंज कीजिएगा, लेकिन 1 2 प्लेस इज फॉर दीज टू, 3 4 इज फॉर दीज टू। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये 2 को इंटरचेंज कर दीजिए और ये 2 को सेम रखिए, 2 वेज। और फिर इन 2 को इंटरचेंज, है ना, बना सकते हो खुद, ठीक है, ठीक है। 4 वेज काउंटिंग दिखा दोगे तुम, राइट, क्योंकि डेरिवेशन तुमको पता है कि सर डेरिवेशन कैसे हुआ था, है ना, एक एक करके हुआ था। पहले 2 बनाया, फिर फर्दर 2 बनाया, ठीक है। तो वो जो भी लॉजिक तुम समझ पा रहे हो कि सर इंटरचेंज, इंटरचेंज टू बी स्टॉप्ड, फाइन। मेरे ख्याल से अब तुम सही बताओगे। अब थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लेता हूं। टोटल करो यार एक बार, 4 12 18 24, 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कंटेनिंग, मैंने ऑब्जेक्ट्स बता दिए हाउ मेनी, 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बनाने हैं। 3 ग्रुप 2 ऑब्जेक्ट के, 2 ग्रुप 3 ऑब्जेक्ट के, 2 ग्रुप 4 ऑब्जेक्ट का, और 4 ग्रुप 1 ऑब्जेक्ट का। आंसर अब तुम लोग लिख नहीं पाओगे, तो मेरे आंसर से मैच कराओ, ठीक, कि सर आंसर होगा ब्लाइंडली सबको अनइक्वल मान लीजिए, सबको अनइक्वल, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11, है ना। तो अनइक्वल मानते हुए जो आंसर आता है पहले वो लिख दीजिए। एग्री करते हो? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल, कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने प्रॉब्लम एंड नहीं किया। कुछ लोगों को बात समझ आई कि सर ये आंसर तब आता जब ये सारे नंबर्स डिफरेंट होते हैं, है ना। अगर ये सब डिस्टिंक्ट नंबर्स होते तो आप इस तरीके से आंसर कर देते। लेकिन अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर वो जो इक्वल ग्रुप हैं वो आपस में इंटरचेंज इस आंसर में अलाउड हैं, जो कि गलत है। तो ये तीन का इंटरचेंज रोकिए। 3 फैक्टोरियल सही, ये 3 का इंटरचेंज, ये 2 का इंटरचेंज शुड बी स्टॉप्ड। 2 फैक्टोरियल, ये 2 का इंटरचेंज शुड बी स्टॉप्ड। 2 फैक्टोरियल, ये 4 का इंटरचेंज ऑल्सो टू बी स्टॉप्ड। समझ पा रहे हैं? 4 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी है याद रखना कि सर वो जो इक्वल ग्रुप होते हैं ना वो आपस में इंटरचेंज ना कर लें, कीपिंग सेम कंटेंट, ठीक है ना, अपने कंटेंट को मेंटेन करते हुए इंटरचेंज। तो जो आपने फॉर्मूला सिखाया है ना डिस्टिंक्ट का, कि ऑल अनइक्वल का फॉर्मूला, उसको अप्लाई करो और उसके बाद आप वो इक्वल ग्रुप के इंटरचेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दो, लाइक दिस। मैच कर गया ना, गुड। तो आई गेस तुमको ग्रुप में डिवाइड करना आ गया, हाउ टू डिवाइड। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया होने वाला है इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझको अब तुम्हारे पेरेंट्स अगर कहेंगे कि पैकेट्स बनाओ, है ना, कि तुम्हारे पास 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और कहेंगे कि पैकेट्स बनाओ, 3 पैकेट 2 के, और 2 पैकेट 3 के, और 2 पैकेट 4 के, और 4 पैकेट 1 के। तो तुम समझ सकते हो कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक पैकेट्स, है ना, कितने तरीके से तुम पैकेट्स में डिवाइड कर सकते हो दोज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। होमवर्क तो पीएनसी, है ना। अभी अभी तुम्हारे को डीपीपी शेयर करता हूं मैं, डीपीपी 1। मेरे ख्याल से कल तुम सिर्फ डीपीपी ही करके लाओ, ठीक है। रुको, सर्कल्स के होमवर्क में बहुत फ्लो बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी अभी ग्रुप में शेयर करता हूं डीपीपी। और सर्कल्स क्योंकि सिंगल चॉइस धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं, तो सिंगल चॉइस ओनली, देखो बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हूं, 41 से 45 बस। हैप्पी? जिसके हो जाए वो आगे मूव कर सकता है, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।